नमस्कार, मैं के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज प्रस्तुत है कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक वितान के पाठों पर आधारित ये 9वां प्रैक्टिस सेट। आपको पता है ना कि इस बार बोर्ड परीक्षा में वितान से कोई भी एमसीक्यू नहीं आने वाला है, बल्कि 5-5 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वितान के महत्वपूर्ण इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और कर दीजिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। लीजिए पेश है वितान से ये महत्वपूर्ण सवाल जवाब। बोर्ड परीक्षा के लिए वितान से 3 पाठ निर्धारित है, जिसमें से पहला पाठ है सिल्वर वेडिंग। और सिल्वर वेडिंग से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। यही प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सिल्वर वेडिंग वर्तमान युग में बदलते जीवन मूल्यों की कहानी है, सोदाहरण सिद्ध कीजिए। सोदाहरण का मतलब होता है उदाहरण के साथ में, विद एग्जाम्पल। तो इसका जवाब है कि सिल्वर वेडिंग कहानी आज का आईना है। आईना यानी दर्पण, मिरर, जिसमें नई और पुरानी पीढ़ी का अंतराल स्पष्ट देखा जा सकता है। पीढ़ी का अंतराल यानी जनरेशन गैप। नई पीढ़ी अपनी जड़ों और परंपराओं को दकियानूसी बताकर छोड़ रही है, जबकि पुरानी पीढ़ी में वह तेज जो होना चाहिए वो नहीं है। वह बेबस, लाचार और अलग थलग नजर आती है। नई और पुरानी पीढ़ी की ये दोनों ही स्थितियां उचित नहीं हैं। कहानी का निहित संदेश यानी छिपा हुआ संदेश यह है कि नई पीढ़ी अपने पूर्वजों, पारिवारिकता और परंपरा का सम्मान करे तथा पुरानी पीढ़ी नई चुनौतियों के अनुसार ढलना सीखे। वितान से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरे पाठ से। दूसरा पाठ है जूझ, और प्रश्न है कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए, औचित्य यानी ये उचित है या नहीं, ये तार्किक है या नहीं, इस पर विचार करते हुए ये स्पष्ट करें कि क्या ये शीर्षक यानी जूझ शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को, उसके चरित्र की किसी विशेषता को उजागर करता है। ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जूझ कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। तो इसका जवाब है कि जूझ का अर्थ है संघर्ष, और ये शीर्षक पूरी कहानी के केंद्र में है। इस शीर्षक से कथानायक आनंद की संघर्षमय प्रवृत्ति का पता चलता है। अपने पिता द्वारा पाठशाला जाने से रोक लेने के बाद वह हार नहीं मानता। पहले अपनी मां को अपने पक्ष में करता है, फिर वह दत्ताजी राव देसाई सरकार की मदद लेता है। वह पिता व देसाई सरकार के सामने जिस दृढ़ता यानी मजबूती से अपनी बात रखकर उन्हें आश्वस्त करता है तथा अपने ऊपर लगे आरोपों का उत्तर देता है, उससे उसकी जुझारू प्रवृत्ति का बोध होता है। दूसरा बिंदु यह है इसी में कि पाठशाला की विपरीत परिस्थितियों और वातावरण का मुकाबला करने में भी उसे जूझना पड़ता है। वह उद्दंडी सहपाठी यानी जो उसके शरारती साथी थे कक्षा के, उनकी शरारतों का भी उसे शिकार होना पड़ता है। फिर भी वह लगन और परिश्रम के बल पर मॉनिटर के बराबर सम्मान पाने लगता है तथा स्वयं कविता लिखने लगता है। आशय यह है कि संपूर्ण कथा में, पूरी कहानी में नायक आनंद ने संघर्ष किया है। पाठ अतीत में दबे पांव से अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यही प्रश्न इस तरीके से भी कि कला की दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता समृद्ध थी। पाठ के आधार पर सोदाहरण यानी उदाहरण के साथ में स्पष्ट कीजिए। तो इसका जवाब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की कला के विषय में लेखक ओम थानवी लिखते हैं कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति
और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। दूसरा बिंदु है कि यहाँ आकार की भव्यता की जगह उसमें कला की भव्यता, शान दिखाई देती है। यहाँ के लोग सुइयों से कशीदाकारी का काम करते थे और सुए से दरियां बुनते थे। नर्तकी व दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति इनकी उत्कृष्ट कला के नमूने हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिल्वर वेनिक कहानी के आधार पर यशोधर बाबू किन जीवन मूल्यों को थामे बैठे हैं? थामे बैठे यानी पकड़ कर बैठना। नई पीढ़ी उन्हें प्रासंगिक क्यों नहीं मानती? प्रासंगिक यानी रिलेवेंट। तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। तो इसका जवाब है कि सिल्वर वेनिक कहानी में लेखक ने 2 पीढ़ियों के अंतराल को उजागर किया है, यानी पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उनकी पत्नी, बच्चे व सहयोगी नई पीढ़ी का। यशोधर बाबू निम्नलिखित जीवन मूल्यों को थामे हुए हैं। यशोधर बाबू सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। आधुनिक वस्तुएं उन्हें पसंद नहीं थी। वे साइकिल पर दफ्तर जाते थे तथा फटा पुलोवर पहनकर दूध लाते थे। यशोधर बाबू को अपनी संस्कृति और परंपराओं से लगाव था। वे होली जैसे त्योहार पर कार्यक्रम करवाते थे। यशोधर बाबू अपनी उन्नति के साथ साथ रिश्तेदारों, साथियों की उन्नति के बारे में चिंतित रहते थे। यशोधर बाबू में त्याग की भावना थी। उन्होंने कभी संग्रह की भावना नहीं रखी। संग्रह की भावना यानी रुपए पैसे जोड़ना। नई पीढ़ी यशोधर पंत के जीवन मूल्यों को अप्रासंगिक मानती है। अप्रासंगिक यानी जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं, रिलेवेंस नहीं। उनका लक्ष्य, उनका यानी नई पीढ़ी का लक्ष्य सिर्फ धन कमाना है। वे भौतिक चकाचौंध को ही सब कुछ मानते हैं। नई पीढ़ी की नज़र में मानवीय मूल्य और संवेदनाएं बीते दौर की बातें हैं, यानी आउटडेटेड हैं। इन सभी कारणों से नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को स्वीकार नहीं करती। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जूझ से। प्रश्न है कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे आया? यही प्रश्न इस तरीके से भी कि जूझ कहानी के लेखक को कविता लिखने की प्रेरणा कैसे मिली, या उनमें कविता लिखने की रुचि कैसे उत्पन्न हुई। और यही प्रश्न इस तरीके से भी कि जूझ कहानी के लेखक को मराठी अध्यापक क्यों अच्छे लगते थे। तो इन सभी प्रश्नों का एक ही जवाब कि लेखक के मराठी भाषा के अध्यापक न वा सौंदलगेकर स्वयं कविता लिखते थे। वे कक्षा में जब कविता पढ़ाते थे तो उस समय सस्वर कविता पाठ करते थे। सस्वर यानी स्वर के साथ गाकर। वे लय, छंद, यति गति, आरोह अवरोह का ज्ञान कराते थे और कविता के भाव उनके मुख पर, उनके चेहरे पर झलकते थे। लेखक इस अध्यापक को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। जब आनंद ने देखा कि उसके अध्यापक ने अपने घर की मालती लता पर, यानी मालती की बेल पर कविता लिख दी है, तब उसे ये आभास हुआ कि कवि भी हमारे समान ही हाड़ मांस, क्रोध, लोभ का मनुष्य होता है, यानी हमसे अलग नहीं होते कवि। तब उसे लगा कि अपने आसपास, अपने गांव, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता बना सकता हूँ। उसने तुकबंदी प्रारंभ की। तुकबंदी करना यानी तुक जोड़ना, नई नई कविता रचना। उसे मास्टर से प्रोत्साहन मिला। उसे 6ठी 7वीं के बालकों के सामने काव्य पाठ करने का अवसर मिला और पाठशाला के एक समारोह में गायन का भी उसे मौका मिला। तब लेखक के मन में यह आत्मविश्वास पैदा हुआ कि मैं भी कविता लिख सकता हूँ। इस 9वें प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है अतीत में दबे पांव से।
प्रश्न है कि ये कैसे कहा जा सकता है कि साधन संपन्न होते हुए भी सिंधु सभ्यता में भव्यता का आडंबर नहीं था। आडंबर यानी दिखावा। तो जवाब है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी। यहाँ सुनियोजित नगर थे, उत्कृष्ट जल व्यवस्था थी, सड़कें छोटी व चौड़ी दोनों प्रकार की थी, वे खेती करते थे, इनको तांबे का ज्ञान था, वे अपने सामान का निर्यात भी करते थे। निर्यात यानी एक्सपोर्ट। कांसे के बने बर्तन, चाक पर बने विशाल मृद भांड, उन पर बने चित्र, चौपड़ की गोटियाँ, तांबे का दर्पण, कंघी, मनके वाले हार, सोने के गहने उनकी संपन्नता के सूचक हैं। यातायात के लिए उनके पास बैलगाड़ी थी, उनके अनाज के भंडार भरे रहते थे, उनके मकानों में गृहस्थी की सब सुविधाएं थी, वे सफाई का ध्यान रखते थे, उनके समाज में एक रूपता थी यानी यूनिफॉर्मिटी थी, कला में सुरुचि थी, ये मूर्तियां बनाने या उत्कीर्ण करने में दक्ष थे, कुशल थे। ये कला सिद्ध संस्कृति थी। इनमें पर्याप्त सौंदर्य बोध था यानी सुंदरता की समझ थी, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित थी। संपन्नता के बाद भी इस सभ्यता में भव्यता के आडंबर का अभाव था। अभाव यानी कमी। यहाँ न भव्य महल है, न मंदिर। यहाँ राजाओं या महंतों की समाधियाँ भी नहीं हैं। यहाँ के मूर्ति शिल्प और औजार छोटे हैं, मकान भी छोटे छोटे हैं और उनके कमरे तो बहुत छोटे हैं। नरेश के सिर पर मुकुट भी बहुत छोटा है, नाव भी आकार में छोटी है। प्रभुत्व या दिखावे के तेवर कहीं दिखाई नहीं देते। अतः ये कहना समीचीन ही है, ठीक ही है कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।